योगः कर्मसु कौशलम्। Understanding nature and society through geographical concept and philosophical approaches। भौगोलिक विभावनाएं एवं तत्वज्ञानीय अभिगम से प्रकृति और समाज को हम कैसे समझेंगे। हम सभी विज्ञानों की बात करते हैं तब उनका अभ्यास का और संशोधन का केंद्र बिंदु समाज और प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। हम ये लेक्चर और सेशन के प्रयास से ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे प्रकृति और समाज को जियोग्राफिकल विभावनाओं को साथ लेते हुए समझेंगे और सभी विषयों में तत्वज्ञानीय अभिगमों का आधारों का क्या महत्व है और उस दृष्टिकोण से भूगोल विषय का सभी विषयों और विज्ञानों के साथ संबंध स्थापित करने का प्रयास करेंगे। जब हम सर्वप्रथम इस रिफ्रेशर कोर्स के संदर्भ में बात करते हैं क्वालिटी इन हायर एजुकेशन की, तब ये गुणवत्ता सिर्फ एजुकेशन में न देखते हुए सभी पहलुओं में, सभी क्षेत्रों में, सभी विषयों के संदर्भ में समझना बहुत ही जरूरी है। जब हम सिर्फ एजुकेशन और हायर एजुकेशन के केंद्र में गुणवत्ता की बात करते हैं तो उसको कई मापदंडों के साथ, सूचकांकों के साथ नापा जाता है। समय के साथ ये सभी सूचकों में कहीं ना कहीं क्षेत्र और प्रदेश के आधार पर बदलाव और परिवर्तन आता रहता है, बट जो गुणवत्ता की अपेक्षा और जो जरूरत है, उनका महत्व है, वो आज भी कायम है। हायर एजुकेशन में गुणवत्ता की बात करते हैं तब कॉलेज शिक्षण, पीजी शिक्षण और संशोधन, ये तीनों क्षेत्रों में उनकी अनिवार्यता की बात आती है। ये हायर एजुकेशन में नेक के थ्रू, NIRF के थ्रू और गुजरात जैसे राज्य में GIRF के माध्यम से कॉलेज स्तर पर, विद्यालय स्तर पर और अलग अलग संस्थाओं के स्तर पर गुणवत्ता का मापन और उनका स्तर और रैंक दिया जाता है। जब हम कोई एक विषय के केंद्र में गुणवत्ता का महत्व और उनके सापेक्ष में अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं समझने की कोशिश करते हैं तो उसमें कई दृष्टिकोण से अलग अलग अभ्यास के मुद्दों को साथ रखकर गुणवत्ता मापन और मूल्यांकन की बात की जाती है। भूगोल विषय में और उसमें भी सामाजिक भूगोल में हम क्वालिटी ऑफ लेवल ऑफ लिविंग, क्वालिटी इन ह्यूमन रिसोर्सेस एंड क्वालिटी इन एजुकेशन की बात करते हैं। इस तरह से सभी विषयों में अलग अलग रूप से, उद्देश्य से क्वालिटी की बात की जाती है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेंगे कि क्वालिटी इन ह्यूमन रिसोर्सेस, हम जब गुणवत्ता सभर मानव संसाधन की बात करते हैं तो सब जानते हैं कि इजराइल का मानव संसाधन सभी तरह से सबसे गुणवत्ता युक्त है। इसके अलावा वर्ल्ड में कौन से कंट्री ने अलग अलग प्रकार के खेलों में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं, नोबेल पारितोषिक प्राप्त किए हैं। संशोधन के क्षेत्र में नंबर ऑफ
अवार्ड किस कंट्री ने प्राप्त किए हैं, उसके आधार पर उनकी मानव संसाधन गुणवत्ता को हम ध्यान में लेते हैं। एक और एग्जाम्पल लेकर हम बात कर सकते हैं। विश्व में सबसे ज्यादा साइंटिस्ट पीपल की संख्या में भारत का प्रथम स्थान है। तो वैज्ञानिकों की संख्या के आधार पर भारत का प्रथम स्थान है, बट उनकी गुणवत्ता और उनके स्तर में अन्य देशों के साथ तुलना करते हैं तब उसमें फर्क नजर आता है। क्वालिटी इन हायर एजुकेशन की बात होती है तब खास तौर पर पीजी और संशोधन के क्षेत्र को ज्यादा महत्व देने की जरूरत है। उन क्षेत्र में गुणवत्ता के स्तर को बनाए रखना और उसमें प्रगति करना, उसमें सुधार लाना ज्यादा अनिवार्यता है, क्योंकि पीजी और संशोधन के स्तर पर हम अंतरराष्ट्रीय लेवल पर उसकी तुलना कर सकते हैं और उसकी जरूरत के आधार पर सुधार की अनिवार्यता को समझते हैं। भारत में अर्बेनाइजेशन की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम तुलना करते हैं तब मात्र क्लास 1 और 2 सिटी की ही तुलना करते हैं। बस्ती की स्ट्रेंथ के आधार पर थर्ड कैटेगरी में आने वाले शहरों की संख्या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ध्यान में नहीं लेते हैं। हायर एजुकेशन में क्वालिटी को कई मापदंडों के साथ, सूचकों के साथ, पैरामीटर के साथ मूल्यांकन किया जाता है, नापा जाता है और उनके स्टैंडर्ड को समझने का प्रयास किया जाता है। जैसे कि क्लास में स्टूडेंट रेशियो, स्टूडेंट टीचर्स रेशियो के आधार पर अध्ययन अध्यापन की असरकारकता का स्तर तय होता है। उसी तरह अलग अलग विश्वविद्यालयों में पीजी कोर्सेस में एडमिशन प्रोसेस प्रवेश परीक्षा के माध्यम से या मेरिट के माध्यम से होती है, उसके आधार पर भी गुणवत्ता का स्तर तय होता है। उसमें विद्यार्थियों की गुणवत्ता तय होती है। राष्ट्रीय स्तर पर हम बात करें तो कई ऐसे विश्वविद्यालय है जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इन सभी यूनिवर्सिटियों में सभी पीजी कोर्सेज में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होता है, जबकि कई प्राइवेट यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटियों में प्रवेश मेरिट के माध्यम से होता है। बट दोनों प्रोसेस में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से सही गुणवत्ता के मापन के साथ विद्यार्थियों का चयन होता है। इस तरह से विद्यार्थियों के प्रवेश से लेकर अंतिम परिणाम तक मूल्यांकन की पद्धति, उनके पैरामीटर के आधार पर विश्वविद्यालय की गुणवत्ता का स्तर तय होता है। सभी साइंस के विषयों में प्रैक्टिकल अनिवार्य होता है। प्रैक्टिकल के गुणांकन में तटस्थ मूल्यांकन बहुत ही जरूरी होता है, बट फिर भी थियरी मार्किंग की तुलना में प्रैक्टिकल में तफावत दिखने को मिलता है। खास करके मेडिकल, इंजीनियरिंग और बेसिक साइंस के सभी विषयों में इस प्रकार के परिस्थिति निर्मित होती है। अब हम हमारे मुख्य टॉपिक पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे और उससे ये समझने की कोशिश करेंगे कि भौगोलिक विभावनाओं के साथ सभी विषयों में गुणवत्ता को कैसे बनाया जा सकता है। गुणवत्ता के स्तर को एक प्रकृति और समाज को केंद्र में रखते हुए एक दूसरे के साथ संबंध को कैसे स्थापित किया जा सकता है। प्रकृति का अभ्यास करने के लिए भूगोल विषयों में रीजनल, लोकेशनल एंड
अप्रोच से अभ्यास किया जाता है। और ये ऐसे सभी अप्रोच हैं जिनको अन्य विषय जैसे कि सामाजिक विज्ञान और उसके साथ अर्थ उपार्जन के साथ जुड़े हुए सभी कॉमर्स के विषयों में और साइंस के विषयों में भी इसका अभ्यास महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। ये अभिक्रमों को ध्यान में रखते हुए सभी विषयों में अपने उद्देश्य को सफल बनाने के जो प्रयास किए जा सकते हैं वो काफी असरकारक बन सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई एक विषय को लेकर कुछ एग्जाम्पल के साथ चर्चा करता हूं कि कैसे ये ज्योग्राफिकल अभिगम को अन्य विषयों में साथ रखते हुए अभ्यास किया जा सकता है। जैसे कि इतिहास विषय में हल्दी घाटी के युद्ध के वर्णन का अभ्यास करना हो और उसमें भूगोल विषय के प्रादेशिक अभिगम को साथ रखते हुए समझना हो, तो हल्दी घाटी और उनके आसपास के क्षेत्र की भौगोलिक और प्रादेशिक विशिष्टताएं, हवामान और जलवायु की परिस्थिति, उपलब्ध संसाधन और भूपृष्ठ की विशिष्टताएं, ये सभी पहलुओं को साथ रखकर हल्दी घाटी युद्ध के प्रदेश को परिचित करवाया जाए और बाद में इतिहास की उस समय की परिस्थिति की चर्चा की जाए तो उसको बहुत ही असरकारक रूप से और अच्छे से समझा जा सकता है। इस तरह से इतिहास के विषय में अलग अलग प्रदेशों में युद्ध की बात आती है तब जो भी क्षेत्र में राज्य व्यवस्था और शासन स्थापित था उनमें से कई शासक मैदानी विस्तार में ज्यादा शक्तिशाली थे, कहीं पहाड़ी विस्तारों में युद्ध जीतने का कौशल्य रखते थे और कहीं जंगल और पहाड़ियों की क्षेत्रों में घाटियों में युद्ध करने में माहिर थे। तो इस तरह से उस समय भी अलग अलग इन अभ्यास मुद्दों को साथ रखकर बात करें तो उसमें भौगोलिक परिस्थिति का काफी प्रभाव था और उसको समझ सकते हैं। अब हम सर्वप्रथम भूगोल विषय की मुख्य शाखाएं और उनकी पेटा शाखाएं का परिचय प्राप्त करेंगे। जैसा कि हमने शुरुआत में बात की कि सभी विषयों का अभ्यास का केंद्र बिंदु प्रकृति और मानव है, तो उसी तरह से भूगोल विषयों में भी सभी विषयों को दो जुट में विभाजित किया जाता है। एक जो प्रकृति का अभ्यास करते हैं ऐसी सभी डिसिप्लिन और उसका ग्रुप जैसे कि फिजिकल जियोग्राफी, जिसमें जलवायु का अभ्यास क्लाइमेटोलॉजी के आधार पर, भूपृष्ठ और प्रादेशिक विशिष्टताओं का अभ्यास जियोमॉर्फोलॉजी में, हमारे आसपास के प्राकृतिक पर्यावरण और उसके लक्षणों और प्रभावों का अभ्यास एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, हमारे आसपास घटित सभी प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं और घटनाओं का अभ्यास डिजास्टर मैनेजमेंट में, आदिवासी ग्रामीण और शहरी सभी क्षेत्रों में विकास के प्रारूप को समझने के लिए रीजनल ज्योग्राफी का अभ्यास किया जाता है। और इसके अलावा समुद्री विस्तारों का अभ्यास ओशेनोग्राफी में और कई प्रकार की फिजिकल ज्योग्राफी में आने वाली डिसिप्लिन का समावेश फिजिकल ज्योग्राफी के भागरूप होता है। भूगोल विषय की दूसरी महत्वपूर्ण शाखा जो मानव और उनकी प्रवृत्तियों के साथ जुड़ी हुई है और वो है मानव भूगोल। जैसा हमने समझा कि सभी विषयों में एक अभ्यास का केंद्र बिंदु मानव भी रहता है, मानव से जुड़ा हुआ समाज, समाज के साथ जुड़ी हुई सुविधाएं, विकास एवं सुखाकारी में बढ़ोतरी करने के प्रयास सभी विषयों के रहते हैं। भूगोल विषय में मानव भूगोल में समाविष्ट कई डिसिप्लिन की बात होती है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति
जुट, समुदाय और अंत में समाज। समाज, प्रदेश और क्षेत्र में विभिन्नताओं का अभ्यास सामाजिक भूगोल में होता है। मानव के साथ जुड़ी हुई सभी आर्थिक प्रवृत्तियां, कार्य और अर्थ उपार्जन एवं उसको प्रभावित करने वाली भौगोलिक परिस्थितियों का अभ्यास इकोनॉमिक ज्योग्राफी में मानव वस्ती वितरण, उनके आधार और वस्ती वितरण को प्रभावित करने वाली प्रक्रियाएं, उनकी रचनाएं, संरचनाएं और तरह का अभ्यास पॉपुलेशन ज्योग्राफी में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के कार्य, विकास एवं प्रतिरूप का अभ्यास अर्बन रूरल ज्योग्राफी के माध्यम से प्रदेश एवं राजनीति, भू राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भौगोलिक स्थान का राजकीय महत्व, ये सभी मुद्दों के साथ प्रदेश का अभ्यास पॉलिटिकल जियोग्राफी में किया जाता है। अब हम प्रयास करेंगे कि भूगोल विषय के मुख्य दो विषय शाखाएं फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी, इन दोनों को साथ रखते हुए कई ऐसी विभावनाएं हैं जो अन्य विषयों के साथ जुड़ी हुई है और उस आधार पर अन्य विषयों में जो अभ्यास होता है, संशोधन होता है, उसमें ज्योग्राफी का क्या प्रभाव है, उन विभावनाओं का क्या प्रभाव है और उस विषय की जो विभावनाएं हैं उनका प्रभाव भूगोल विषय और उनकी विषय शाखाओं के अभ्यास में क्या स्थान है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम कंसेप्ट्स ऑफ सोशल साइंस इन ज्योग्राफी के भाग रूप हम सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री, ये तीन विषयों का संबंध भूगोल विषय के साथ और भूगोल विषय में उन सभी विषयों की कौन सी विभावनाओं का अभ्यास गुणवत्ता युक्त अध्ययन और अध्यापन कार्य में किया जाता है, उनको समझने का प्रयास करेंगे। सभी विषयों के अभ्यास मुद्दों का मुख्य केंद्र समाज से जुड़ा हुआ है। समाज और उससे संबंधित आर्थिक प्रवृत्तियां, समस्याएं और विकास और उनके स्वरूप को समझने का प्रयास रहता है। समाज का अभ्यास आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं राजकीय एस्पेक्ट से किया जा सकता है और सभी सामाजिक विज्ञान यही दृष्टिकोण से समाज को देखते हैं। इसके अलावा समाज को प्रादेशिक संरचना के आधार पर समझना एवं समाज में व्यक्ति, समुदाय, जुट के बीच अंतरक्रिया और उनके कार्यात्मक संबंध एवं उससे निर्मित पैटर्न का अभ्यास मानव भूगोल का मुख्य केंद्र बिंदु है। भूगोल एवं समाजशास्त्र का संबंध फैमिली कंसेप्ट, ट्राइबल रूरल अर्बन कंसेप्ट, नेबरहुड कंसेप्ट एवं सोशल प्रोसेसेस एंड एट्रैक्शन कंसेप्ट से जुड़ा हुआ है। समाजशास्त्रीय अभ्यासों और सामाजिक भूगोल के अभ्यासों का घनिष्ठ संबंध है। समाजशास्त्र के मूलभूत सिद्धांत, नियम, विभावनाएं एवं पद्धतियों का अभ्यास सामाजिक भूगोल में सहायक बनता है, जिसमें प्रथम विभावना फैमिली। भूगोल में जितना महत्व प्रदेश का है उतना महत्व समाजशास्त्र में समाज का है और समाज में कुटुंब का। समाज का निर्माण व्यक्ति से बने प्राथमिक जुट यानी कि कुटुंब से होता है। कुटुंब एक मूलभूत जुट और पाया रूप प्राइमरी ग्रुप है। इसके अलावा समाज के सभी ग्रुप सेकेंडरी जुट में समाविष्ट होते हैं। जुटों के बाद समुदाय का निर्माण और अंत में समाज का निर्माण होता है।
मैन इज अ सोशल एनिमल, और इस तरह से सभी विषय समाज से जुड़े हुए हैं, मानव से जुड़े हुए हैं, जुट से जुड़े हुए हैं, फैमिली से जुड़े हुए हैं। समाज में निर्मित अलग अलग उद्देश्यों के साथ बने हुए सभी जुटों का निर्माण, उनके कार्य, उनके संबंध एवं कार्य पद्धति के आधार पर अलग पहचान होती है। एक दूसरे के साथ उन जुटों में प्रतिस्पर्धाएं होती है, संघर्ष होता है। अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वो सभी जुट बदलाव लाते हैं, परिवर्तन करते रहते हैं, और उनका प्रभाव समाज और प्रदेश पर होता है। और इस तरह से समाज में बदलाव और परिवर्तन की दिशा में इनकी भूमिका भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ये जुटों का निर्माण एवं उनकी पहचान प्रदेश प्रदेश, क्षेत्र क्षेत्र एवं राज्य राज्य के आधार पर अलग अलग होती है। और इस तरह से सभी सामाजिक विज्ञान जो समाज का अभ्यास करते हैं, जुटों का अभ्यास करते हैं, उनके अभ्यासों में ये प्रदेश, क्षेत्र एवं संसाधनों का प्रभाव जुट निर्माण, उनके कार्य और उद्देश्य पर क्या है, उनको ध्यान में रखना और समझना अति अनिवार्य है। जैसे कि भारत देश में आदिवासी समाज, ग्रामीण समाज एवं शहरी समाज में जो कुटुंब और परिवार की भूमिका है, उनकी जीवन पद्धति है, कुटुंब के सभ्यों के बीच आंतरक्रिया और संबंधों का स्वरूप है, और अंत में सामाजिकरण की जो प्रक्रिया निर्मित बनी हुई है, उसमें काफी भिन्नता नजर आती है। और ये भिन्नता सभी सामाजिक विज्ञान को अपने अभ्यासों में ध्यान में रखना जरूरी है। दूसरी विभावना ट्राइबल, रूरल एंड अर्बन कॉन्सेप्ट। प्रादेशिक विशिष्टताएं, विकास, स्वरूप एवं आर्थिक प्रवृत्ति, आर्थिक जीवन धोरण, उनका स्तर एवं सुखाकारी को समझने के लिए ये विभावना सभी सामाजिक विज्ञान में महत्वपूर्ण बन सकती है। जब हम आदिवासी समाज की तुलना शहरी और ग्रामीण समाज से करते हैं, तो वो समाज अपनी प्रादेशिक विशिष्टताएं, उनके आर्थिक उपार्जन के स्रोत, सुख सुविधाएं और जीवन पद्धति में भिन्नता के साथ उसको अलग रूप से रख कर तुलना करते हैं। इसके बाद नेबरहुड कंसेप्ट भी महत्वपूर्ण विभावना है। पड़ोस की ये विभावना का अभ्यास हम अपने घर, अपने शहर, अपने गांव, अपने जिले, तालुका, राज्य और देश को साथ रखकर कर सकते हैं। हमारे क्षेत्र, प्रदेश, राज्य और देश के पड़ोस, उनके साथ हमारे संबंध, अंतरक्रिया एवं उनका स्वरूप क्या है, उनका अभ्यास एक महत्वपूर्ण पहलू बनता है। इंटरनेशनल लेवल पर हम राजकीय संबंध और उनके स्वरूप को समझने की कोशिश करते हैं, तब ये विभावना को ध्यान में रखते हुए आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षणिक संबंध क्या है और उनके स्तर को समझकर संबंध का ख्याल प्राप्त करते हैं। प्रादेशिक आयोजन एवं विकास में कोई भी नगर एवं शहर के विकास में भी ये विभावना अनिवार्य है। ये विभावना की समझ से वो नगर और शहर की प्राथमिक जरूरतें, उनके स्रोत, उनके लिए परिवहन की सुविधाएं, अन्य सुविधाओं का ख्याल रखना और नगर आयोजन में उनके प्रभाव को समझना भी महत्वपूर्ण बनता है। जैसे कि हम जब समझते हैं कि कोई बड़े शहर और उनकी मूल जरूरतें, दूध हो, शाक भाजी हो, अन्य प्रकार की
फुटलूस सर्विस हो, सेवाएं हो, वो सभी आसपास के उपनगर में बसने वाली बस्तियां और आसपास के गांवों से उत्पादित वस्तुओं से पूरी की जाती है। उनके स्वरूप और तरह को समझना ये भी एक से ज्यादा अलग अलग सामाजिक विज्ञानों के अभ्यास का मुद्दा है। और अंत में समाजशास्त्र के साथ जुड़ी हुई सोशल प्रोसेसेस एंड अट्रैक्शन। कोई भी क्षेत्र और प्रदेश के विकास के वर्तमान स्वरूप और प्रतिरूप को समझने के लिए उस प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण एवं असरकारक प्रक्रियाएं जो प्राचीन समय से उनको प्रभावित किए हुए हैं, उनका अभ्यास जरूरी है। जब हम कोई प्रदेश, नगर और गांव का वर्तमान स्वरूप और विकास का अभ्यास करते हैं, तब उस वर्तमान विकास के स्वरूप को तय करने के लिए एवं स्थापित करने में उस क्षेत्र में विकसित एवं प्रभावित करने वाली प्रक्रियाओं को समझना अनिवार्य बनता है। समाज, प्रदेश और क्षेत्र में बदलाव और परिवर्तन के लिए कारण रूप इन सभी प्रक्रियाओं में, जैसे कि शहरीकरण हो, औद्योगिकरण हो, परिवहन की सुविधा हो, स्थलांतर हो, आधुनिकीकरण हो, एवं ऐसे सभी परिवर्तन और योजनाएं जो उन क्षेत्र, प्रदेश और गांव को बदलाव और परिवर्तन में कारण रूप रहे हैं, उन सभी का अभ्यास जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक गांव में बिजली की सुविधा और परिवहन की सुविधा सर्वप्रथम स्थापित होती है, शुरू होती है, तो उस योजना की असरकारकता को समझने के लिए उसके पहले की परिस्थिति और बाद की परिस्थिति की तुलनात्मक स्टडी के आधार पर समझ सकते हैं। जैसे कि कोई गांव में बिजली की सुविधा आने के बाद लोगों के घरों में इंटीरियर डिजाइन में, सगवड़ता और सुविधाओं में, बिजली और सिंचाई के स्रोतों में, उनके विकास में और अंत में उन गांव में लोगों की आर्थिक स्थिति और विकास में उनका प्रभाव पड़ता है, उसमें बदलाव आता है। तो इस तरह से इनकी असर को हम समझ सकते हैं। जैसे कि शहरी समाज में स्थलांतर की प्रक्रिया के कारण शहरी समाज में स्त्रियों की तुलना में पुरुषों की संख्या एवं संयुक्त कुटुंब के सामने विभक्त कुटुंबों की संख्या बढ़ गई है। और इस तरह से विभक्त कुटुंब में सामाजिकरण की प्रक्रिया में भी परिवर्तन आएगा। उनके बच्चे और उनके कुटुंब के सभ्य में जो सामाजिक संबंध, आंतरक्रिया और अंत में उसके थ्रू सामाजिकरण की प्रक्रिया निर्मित होगी, वो ग्रामीण समाज की तुलना में, संयुक्त कुटुंब की तुलना में अलग होगी। उसी तरह से दूसरा एक शब्द है अट्रैक्शन। प्राचीन और सांप्रदायिक समाज की तुलना में आधुनिक समाज में और ग्रामीण एवं ट्राइबल सोसाइटी की तुलना में शहरी समाज में और विकसित प्रदेशों में अट्रैक्शन ज्यादा होता है। और इसी तरह से मल्टीपल अलग अलग प्रकार की व्यावसायिक प्रवृत्तियां, उनसे संबंधित सुविधाएं और पहरवेश, खानी पीनी और आवास के संबंध में उपलब्ध विकल्प और सुविधाओं शहरी समाज में ज्यादा होता है। तो इस तरह से ग्रामीण समाज की तुलना में शहरी समाज, अशिक्षित समाज की तुलना में शिक्षित समाज, मध्यम और निम्न वर्ग की तुलना में उच्च वर्ग के तुलनात्मक अभ्यास में ये अट्रैक्शन की विभावना का अभ्यास अनिवार्य बनता है। सामाजिक विज्ञानों में दूसरा महत्वपूर्ण विषय है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में हैबिटाट, सोसाइटी और इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट का अभ्यास किया जाता है। ये विभावना सभी सामाजिक विज्ञानों के लिए भी
बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हैबिटाट यानी सोसाइटी और व्यवसाय, ये दोनों एक दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए। प्राचीन समय से वर्तमान समय में अलग अलग व्यवसाय के आधार पर समाज की पहचान की जाती थी। जैसे कि हम पशुपालन व्यवसाय से जुड़े हुए गुजरात में अलग अलग कम्युनिटी की बात करें तो भरवाड़ हो, रबारी हो, और इसके अलावा जो खेती के साथ जुड़े हुए हैं वो पशुपालन व्यवसाय से जुड़े हैं। तो व्यवसाय से समाज की पहचान, व्यवसाय से समुदाय की पहचान एक आम बात है। हम ग्रामीण समाज और शहरी समाज की बात करते हैं तब सर्वप्रथम दृश्य ग्रामीण समाज और उनकी आर्थिक प्रवृत्तियां एवं शहरी समाज और शहरी समाज में विकसित आर्थिक प्रवृत्तियां नजर समक्ष आती हैं। शहरी समाज में भी बड़े बड़े शहरों में अलग अलग प्रकार के व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों की एक कम्युनिटी बनी हुई होती है और उन व्यवसाय में उनकी मोनोपोली और मेजोरिटी के आधार पर हम उनको मारवाड़ी, गुजराती, महाराष्ट्री वगैरह उदाहरण के आधार पर पहचान करते हैं। व्यवसाय पर प्रदेश एवं उनकी विशिष्टताओं का अभ्यास एक महत्वपूर्ण पहलू है। उसमें हम भौगोलिक दृष्टिकोण से यह समझ सकते हैं कि मैदानी प्रदेश और उनमें विकसित होने वाली प्रवृत्तियां जैसे कि खेती, कृषि और उनके संलग्न आर्थिक प्रवृत्तियां, जबकि पर्वतीय प्रदेश, जंगल प्रदेश, रण प्रदेश और समुद्र किनारा के जो प्रदेश हैं उन क्षेत्र में विकसित होने वाली आर्थिक प्रवृत्तियां, उन सब में भिन्नताएं नजर आती है। मतलब कि भौगोलिक प्रदेश, उनकी विशिष्टताओं का प्रभाव उस प्रदेश में विकसित आर्थिक प्रवृत्तियों पर स्पष्ट रूप से दिखने को मिलता है और ये प्रभाव एवं असरकारकता सभी विषयों के अभ्यास के मुद्दों में ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। अलग अलग प्रकार के शहर, राज्य एवं देशों की पहचान व्यवसाय के आधार पर होती है। जैसे कि जो विकसित देश हैं वो खास करके द्वितीय और तृतीयक आर्थिक प्रवृत्तियों के साथ जुड़े हुए हैं, जबकि विकासशील देश विश्व में कई ऐसे हैं जिनको हम कृषि प्रधान देश के रूप में पहचानते हैं। भारत में कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे औद्योगिक रूप से ज्यादा विकसित राज्य भी हैं और कृषि के आधार पर विकसित राज्यों को भी हम जानते हैं और कई ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ पे औद्योगिक विकास की बहुलता पाई जाती है। तो कैसे कोई प्रदेश के आसपास प्राप्त कुदरती और प्राकृतिक संसाधन और उनकी उपलब्धता के आधार पर विकसित आर्थिक व्यवसाय और समाज की पहचान एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, उनका अभ्यास ये विभावना के द्वारा किया जाता है। इकोनॉमिक्स में सोसाइटी का अभ्यास सोशल कॉस्ट और सोशल वैल्यू के रूप में किया जाता है। जो खर्च समाज के लिए मानव संसाधन के स्तर को गुणवत्ता सभर बनाने के लिए सरकार या तंत्र करती है, उसमें आर्थिक लाभ कुछ नहीं है परंतु सामाजिक मूल्य और लंबे समय के बाद सामाजिक जो लाभ ही मिलता है उसको केंद्र में रखा जाता है। तो कैसे सामाजिक रूप से खर्च एवं मूल्य को देखा जाता है और उसकी तुलना में मात्र आर्थिक लाभ और मूल्य के रूप में अर्थशास्त्र में भी अभ्यास किया जाता है। उन पहलू के आधार पर और एक दृष्टांत का भी हम अभ्यास कर सकते हैं। जैसे कि हमारे समाज में और हमारे बीच जो वृद्ध लोग हैं, एजेड ग्रुप में समाविष्ट जो लोग हैं, उनका सामाजिक मूल्य बहुत होता है बट आर्थिक मूल्य नहीं होता है। बट सामाजिक रूप से समाज में उनकी एक अहम भूमिका और जरूरत होती है। उसके बाद सामाजिक विज्ञान में इतिहास एक महत्वपूर्ण विषय है और उनमें दो विभावनाओं का अभ्यास हम सब भौगोलिक रूप से कर सकते हैं, सोशल स्ट्रक्चर एंड चेंजेस इन सोसाइटी। जब इतिहास की बात करते हैं
तो वो एक डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस से जुड़ा सब्जेक्ट है, जबकि प्रकृति से जुड़े हुए विषय वो कंसेप्चुअल स्टडी से जुड़े हुए होते हैं। और उस रूप से भूगोल के साथ इतिहास का नजदीक का नाता है। भूगोल एवं कई सामाजिक विज्ञानों में जब प्रदेश का अभ्यास किया जाता है तो समय के साथ तुलना करके उसका अभ्यास किया जाता है, और उसमें इतिहास का जो रोल है वो महत्वपूर्ण बन जाता है। जब कोई प्रदेश को वर्तमान स्वरूप में समझना हो तब उनके इतिहास, हिस्ट्री को समझना अनिवार्य बनता है। फिलोसॉफी के आधार पर हम कह सकते हैं कि वर्तमान को समझना है तब भूतकाल को अच्छी तरह से समझिए, एवं भविष्य को जानना है तब वर्तमान का अभ्यास जरूरी है। भूगोल विषय में ब्रह्मांड, सोलर सिस्टम, पृथ्वी का ओरिजिन और अलग अलग प्रकार के वातावरण के वायुमंडल, बायोम, सजीव सृष्टि, इन सभी का अभ्यास उनके इतिहास के माध्यम से किया जा सकता है। और ये विभावना सभी विषयों में एक समान रूप से लागू होती है। सभी विषयों में जब हम कोई भी वर्तमान परिस्थिति, स्वरूप, रचना को समझने का प्रयास करते हैं तब उनके इतिहास में कारण रूप प्रक्रियाएं, कार्य को समझते हैं तब अच्छे से समझ पाते हैं। जैसे कि ग्रामीण समाज में वस्ती का सामाजिक रूप से वर्गीकरण और शहरी समाज में वस्ती का वर्गीकरण, दोनों में भिन्नता ये है कि शहरी समाज में आर्थिक उपार्जन और स्तर के आधार पर उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग में समाज बटा हुआ है, जबकि आज भी ग्रामीण समाज में व्यवसाय के आधार पर, ज्ञाति के आधार पर वस्ती का वर्गीकरण किया जाता है। उसी तरह से सामाजिक रूप से समाज में आने वाले परिवर्तन, मूल्य, मान्यता, रीति रिवाज और उत्सव, त्योहार, आवास, पोशाक एवं खान पान, इन सभी क्षेत्रों में जो भी परिवर्तन और बदलाव और उनके कारण का अभ्यास करते हैं तब उनके प्राचीन समय में प्रस्तावित अलग अलग रिफॉर्म्स और प्रक्रियाओं को जानना महत्वपूर्ण बनता है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि इतिहास के माध्यम से, उनके उपयोग से हम सामाजिक स्वरूप और समाज में बदलाव की स्थिति को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, और ये हमारे संशोधन और हमारे अभ्यास के विषय के मुद्दे में समझना अनिवार्य है। एक उदाहरण के तौर पर हम समझे तो समाज में, सांप्रदायिक समाज में ऐसी कई प्राचीन रूढ़ियां, रीति रिवाज और कुरिवाज थे जिनकी असर जो सो समय में काफी रही है। उसमें रिफॉर्म्स कई समाज सुधारक के द्वारा, कई लॉ और नियमों के अधीन बदलाव आया, और आज वर्तमान में उन रीति रिवाज पद्धति को हम मात्र सांप्रदायिक समाज की पहचान के रूप में ही स्थान देते हैं। मनोविज्ञान का सामाजिक विज्ञान में अलग स्थान है। ऐसा हम कह सकते हैं कि अगर समाज का निर्माण ही नहीं होता तो मनोविज्ञान विषय का विकास नहीं होता। मनोविज्ञान व्यक्ति विकास, व्यक्तित्व विकास, व्यक्तित्व, उनका विश्लेषण, प्रदेश और क्षेत्र की व्यक्तित्व पर असर, व्यक्ति स्वभाव और वर्तन का अभ्यास, ये सब महत्वपूर्ण अभ्यास के मुद्दे हैं जिनका अन्य विषयों के साथ नाता रहता है। मनोविज्ञान के भाग रूप कई ऐसी विभावनाएं जिसमें एटीट्यूड एंड बिहेवियर, थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग, पर्सनालिटी, परसेप्शन लीड टू एक्सपीरियंस, इमेज एंड इमेजिनेशन प्रोसेस है, जो अलग अलग सामाजिक विज्ञानों के अभ्यास में भी महत्वपूर्ण है। मानव भूगोल में व्यक्ति का
एटीट्यूड और बिहेवियर एक से ज्यादा सोशल फेनोमेना की असर रहती है, जिसमें हम कह सकते हैं एजुकेशन हो, ऑक्यूपेशन हो, इनकम हो, कल्चर, लेवल ऑफ लिविंग, जैसे कि ट्राइबल, रूरल और अर्बन सोसाइटी में से वो आ रहा है। उसके अलावा रिलीजन, कास्ट, संप्रदाय, ज्ञाति, ये सब ऐसी सोशल फिनोमेना है जिनका असर व्यक्ति के एटीट्यूड और बिहेवियर पर रहता है, और उस प्रभाव को हम वर्तणुक के रूप में समझ सकते हैं। वैसे हम एक दो का एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि शिक्षित और अशिक्षित। व्यवसाय में क्लास 1 और क्लास 4 की जॉब करने वाला व्यक्ति, इनकम में हाई इनकम ग्रुप में समाविष्ट और लोअर इनकम ग्रुप में समाविष्ट व्यक्ति, कल्चर में गुजराती कल्चर, मराठी कल्चर, बंगाली कल्चर, इस तरह से अलग अलग कल्चर से जुड़े हुए व्यक्ति, और इस तरह से रिलीजन मतलब धर्म और जाति और संप्रदाय की हम तुलना व्यक्ति के वलन और वर्तणुक के अभ्यास के लिए हम कर सकते हैं, और उन व्यक्ति के व्यक्तित्व के प्रभाव का अभ्यास व्यक्ति के वर्तणुक के अभ्यास होता है। समाज में व्यक्ति के अपने विचार, उनकी आइडियोलॉजी, खुद का ओपिनियन और उनके इमेज और इमेजिनेशन प्रक्रिया के आधार पर उनका एटीट्यूड तय होता है, और जब वो व्यक्ति, अन्य झूठ और समाज के लोगों के साथ आंतरक्रिया करता है, तब वो वर्तणुक के रूप में हम देख पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति का एटीट्यूड अलग होता है और उनका बिहेवियर अलग होता है। जैसे कि हम बात करें कि कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के लिए सामाजिक रूप से कोई निर्णय ले रहा है, तो उनका डिसीजन अलग होगा, जबकि वही व्यक्ति सामाजिक अग्रणी व्यक्ति के रूप में अन्य कुटुंब, परिवार और व्यक्ति के लिए जब निर्णय ले रहा है, तब उनका ओपिनियन अलग होगा। तो ऐसी स्थिति में समाज ऐसे लीडरों के थ्रू, ऐसे नेतृत्व करने वाले व्यक्तियों के थ्रू मिसगाइड होता है। तो इस तरह व्यक्ति से जुड़े हुए समाज में झूठ और व्यक्ति के एटीट्यूड, बिहेवियर और उनके व्यक्तित्व के अभ्यास के लिए ये विभावना का अभ्यास असरकारक बनता है। भूगोल विषय में पर्यावरण, भौगोलिक परिस्थिति, प्रादेशिक विशिष्टताओं, इन सबको साथ रखते हुए लोकेशनल बिहेवियर, परसेप्शन, स्पाशियल बिहेवियर एवं रीजनल बिहेवियर का अभ्यास किया जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं कि पर्वतीय प्रदेश, रण प्रदेश, जंगल प्रदेश, मैदानी प्रदेश में बसवाट करने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व और उनके वर्तणुक में काफी भिन्नता नजर आती है। उनकी रूटीन, प्रक्रियाएं, कार्य और सामाजिक गतिविधियों में भिन्नताएं नजर आती है। तो कोई व्यक्ति समाज और झूठ के व्यक्तित्व पर प्रदेश का, स्थान का, क्षेत्र का क्या प्रभाव रहता है, ये ध्यान में रखते हुए अभ्यास करना महत्वपूर्ण है। थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग कंसेप्ट भूगोल विषय की स्थान और प्रदेश की विभावना के साथ नजदीक से जुड़े हुए हैं। व्यक्ति औपचारिक और अनौपचारिक जगह पर अलग अलग डिसीजन लेता है, अलग अलग रूप से विचार करता है। कोई भी व्यक्ति झूठ में कई लोगों की प्रेजेंस में निर्णय अलग लेता है, और वही व्यक्ति अलग जगह पर कोई एक व्यक्ति के साथ या तो परिवार के सभ्यों के साथ डिसीजन लेता है, तब उसका निर्णय अलग होता है। तो इस तरह से लोकेशनल इम्पैक्ट ऑन बिहेवियर एंड एटीट्यूड पर क्या रहता है, इसका अभ्यास भूगोल विषय में महत्वपूर्ण है, और इस तरह से स्थान, प्रदेश और क्षेत्र की असर व्यक्ति के निर्णय, थिंकिंग पर क्या रहता है,
ये समझना और ध्यान में रखना महत्वपूर्ण बनता है। उसके बाद हम बात करते हैं व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। मनोविज्ञान में व्यक्ति की पर्सनालिटी का अभ्यास महत्वपूर्ण है। जब मानव भूगोल और प्राकृतिक भूगोल के भाग रूप रीजनल पर्सनालिटी यानी कि प्रादेशिक व्यक्तित्व के आधार पर व्यक्ति, जुट और समाज का अभ्यास किया जाता है। और लास्ट में हम बात करते परसेप्शन लीड टू एक्सपीरियंस, यानी कि अनुभव के आधार पर, अनुभव के बाद, अनुभूति के आधार पर, अनुभूति के बाद कोई भी व्यक्ति, प्रदेश और स्थान के अनुभव का ख्याल प्राप्त होता है। और इस तरह से हमारे बीच, हमारे आसपास कई ऐसे लोग, जुट, समाज, प्लेस, क्षेत्र की एक पहचान बनी हुई होती है, जो लोगों के अनुभव और अनुभूति के अंत में स्थापित होती है। और इसी तरह से शहरी समाज में कई ऐसी जगह होगी जहां पे लोग आवास करने के लिए ज्यादा आकर्षित होते हैं और उन क्षेत्र की जमीन के कीमत अन्य क्षेत्रों की तुलना में ज्यादा होती है। उनके लिए कई प्रकार के अलग अलग और भी पैरामीटर काम करते हैं, बट उसमें लोगों के अनुभव, लोगों के एक्सपीरियंस, उनकी अनुभूति, उनकी फीडबैक के आधार पर उस प्रदेश की पहचान बनती है। तो इस तरह से ये मात्र ना कि भूगोल विषय, बट अन्य विषय, अर्थशास्त्र जैसे विषय में भी यह विभावना महत्वपूर्ण बनती है। व्यक्ति के, प्रदेश, क्षेत्र के व्यक्ति के साथ अनुभव अलग अलग एस्पेक्ट से होते हैं। वो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, या तो सांस्कृतिक और पर्यावरण के रूप में। कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पे भौगोलिक रूप से वो स्थान सुरक्षित या असुरक्षित हो सकता है और उसके आधार पर भी उस प्रदेश की पहचान बनी हुई होती है। और इस तरह से ये विभावना अलग अलग प्रकार के पहलुओं के अभ्यास में महत्वपूर्ण साबित होती है। अंत में विभावना है इमेज और इमेजिनेशन प्रोसेस। ये विभावना का अभ्यास अलग अलग प्रकार की नवीन शोध और आविष्कारों के लिए भी महत्वपूर्ण है। विज्ञान के विषय में जो भी आविष्कार होते हैं, नई शोध होती है, वो कहीं ना कहीं कोई भी व्यक्ति, वैज्ञानिक की कल्पना के अंत में स्थापित होती है, सफल होती है। हम बात करते हैं विमान के शोध की, तो विमान की कल्पना करना और उसके बाद उस विषय पर संशोधन करना और अंत में विमान बनना, ये एक कल्पना से शुरू होकर सफलता की ओर पूर्ण होता है। हम प्राचीन साहित्य और अभ्यासों की ओर दृष्टि करते हैं, तब पता चलता है कि जो हम आज वर्तमान में स्थापित कर रहे हैं, विकसित कर रहे हैं, इन सब की कल्पना प्राचीन साहित्य में आज से हजारों साल पहले की हुई थी। और उन्हीं सफलता तक पहुंचने के लिए आज के अलग अलग वैज्ञानिक और शोध खोलकर्ता भी प्राचीन साहित्य का सहारा लेते हैं। समाज में परिवर्तन लाने के लिए, बदलाव के लिए ये सभी प्रकार के कल्पनाएं और काल्पनिक विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है। बट हम भौगोलिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से इसका अभ्यास कैसे करते हैं? तो अलग अलग प्रदेशों में भौगोलिक अनिवार्यता और उपलब्ध संसाधनों की अछत और उपलब्धता के आधार पर व्यक्ति और समाज की कल्पनाएं निर्मित होती हैं। जैसे कि पर्वतीय प्रदेश और मैदानी प्रदेश में जरूरतें अलग अलग होती हैं, जंगल प्रदेश और रण प्रदेश में जरूरतें अलग अलग होती हैं, और उनकी जरूरतों के हिसाब से वो स्थानिक, मतलब उन प्रदेश में रहने वाले लोग अपनी जरूरतों के लिए, शोध के लिए कल्पनाएं करते हैं, काल्पनिक विचार करते हैं, और उनके आधार पर अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग क्षेत्रों में आविष्कार और शोध भी होती है। विश्व फलक पर हम जब बात करते हैं तो कुछ प्रकार के रमत और खेलों में कुछ देशों के लोगों की कुशलताएं महत्वपूर्ण हैं, और उसी तरह से कुछ प्रकार की साइंटिफिक आविष्कार के लिए कुछ देशों में मैक्सिमम
एक से ज्यादा शोध हुई है, जबकि कुछ देशों का योगदान बहुत ही कम है। तो अलग अलग प्रदेशों में जरूरत के हिसाब से और भौगोलिक लाक्षणिकताओं के आधार पर वहां पे ये कल्पना और काल्पनिक विचार का आविष्कार होता है। इसके बाद राजनीतिक विषय में इलेक्शन और वोटिंग ये महत्वपूर्ण विभावना का अभ्यास भूगोल और अन्य विषयों में महत्वपूर्ण है। हम पॉलिटिकल साइंस के भाग रूप जब इलेक्शन और उनके संबंधित वोटिंग पैटर्न का अभ्यास करते हैं तो उसमें प्रादेशिक और भौगोलिक विशिष्टताओं की असर देख पाते हैं। भारत में वोटिंग पैटर्न धर्म के आधार पर, ज्ञाति के आधार पर, प्रदेश के आधार पर बनी हुई है और उसी तरह से नेतृत्व और नेतृत्व करने वाले लोगों की संख्या में भी वही पैटर्न नजर आती है। कई पक्ष ऐसे हैं जो प्रादेशिक पक्ष के रूप में ज्यादा मजबूत है, धार्मिक पक्ष के रूप में अपनी पहचान बनाए हुए हैं, और कुछ पक्ष जो राष्ट्रीय पक्ष के रूप में ज्यादा विस्तृत है। वस्ती वितरण और उनकी विशिष्टताओं के आधार पर वोटिंग पैटर्न का अभ्यास भूगोल विषय और भौगोलिक रूप से किया जाता है, और उसमें पॉलिटिकल ज्योग्राफी महत्वपूर्ण डिसिप्लिन है। अंत में एंथ्रोपोलॉजी के भाग रूप भूगोल और अन्य विषयों में अलग अलग मानव प्रजातियों की शारीरिक विशिष्टता, उन विशिष्टताओं पर भौगोलिक विशिष्टताओं का प्रभाव, और इसके अलावा मानव वसवाट और उनका प्रदेश के साथ अनुकूलन का अभ्यास किया जाता है। जैसे कि हम आवास के रूप में, हैबिटाट के रूप में जब अभ्यास करते हैं तब घर के प्रकार, घर बनाने में उपयोगी अलग अलग मटेरियल्स, हाउस होल्ड इफेक्ट्स, इन सभी पर आसपास के पर्यावरण और भौगोलिक परिस्थिति का काफी प्रभाव होता है। फॉर एग्जाम्पल, ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्र पर घरों का आकार, ज्यादा ताप और कम बारिश वाले रण प्रदेशों में घरों का आकार, पर्वतीय प्रदेशों में घरों का आकार, बर्फ आच्छादित प्रदेशों में घरों का आकार, और ये रण प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश, जंगल प्रदेश, समुद्र किनारे के प्रदेश और मैदानी प्रदेशों में आवास को बनाने के लिए उपयोगी जो मटेरियल्स हैं उनमें भी भौगोलिक और प्रादेशिक विशिष्टताओं और उपलब्ध संसाधनों में भिन्नता पाई जाती है, और इस तरह से अलग अलग प्रदेशों के आवास और उनके आकार और उनमें उपयोगी मटेरियल की भिन्नता का अभ्यास और उस पर पर्यावरण का प्रभाव का अभ्यास एक महत्वपूर्ण विषय का मुद्दा है। थियरी ऑफ एडजस्टमेंट, प्रदेश के साथ अनुकूलन के अर्थ में हम अलग अलग आबोहवा के प्रदेश, भौगोलिक प्रदेश के समाज उस पर्यावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करके जो आवास करते उनका अभ्यास करते हैं। आबोहवाकीय यानी कि जलवायुकीय और भौगोलिक विशिष्टताओं के तफावतों के आधार पर उन प्रदेश में विकसित समाज की जरूरतें, अनुकूलन स्थापित करने की क्षमताएं, उनका आवास, पहरवेश, इन सभी पर उनकी असर रहती है। जैसे कि ग्रामीण समाज की तुलना में शहरी समाज पर्यावरण को ज्यादा प्रभावित करते हुए अपने अनुरूप आवास करता है। विज्ञान के विषयों में हम ह्यूमन इकोलॉजी, फिजिक्स और प्लानिंग, इन तीनों विषयों के साथ भूगोल विषय और अन्य सामाजिक विज्ञानों विषयों के साथ जुड़ी हुई विभावनाओं का अभ्यास करते हैं, और ये विभावनाओं का महत्व अलग अलग विषय के अभ्यास के मुद्दों में महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम ह्यूमन इकोलॉजी के भाग रूप हम ट्राइबल, रूरल और अर्बन इकोलॉजी का अभ्यास करते हैं। इकोलॉजी यानी कि आवास, वसवाट,
जब हम भौगोलिक रूप से देखते हैं तो कोई एक समुद्र किनारे की इकोलॉजी, रण प्रदेश की इकोलॉजी, जंगल प्रदेश में विकसित इकोलॉजी, कोई नदी और उनके आसपास किनारे विकसित इकोलॉजी, कोई तालाब की इकोलॉजी अलग अलग होती है। तो उसी तरह से अर्बन, ट्राइबल और रूरल इकोलॉजी के भागरूप वस्ती का वितरण, वस्ती वितरण से संबंधित अलग अलग प्रकार की विशिष्टताएं, यानी कि वस्ती वृद्धि, वस्ती गिरता, स्त्री पुरुष प्रमाण, साक्षरता, व्यवसाय और उनमें समाविष्ट भिन्नताएं और तफावतों का अभ्यास महत्वपूर्ण बनता है। उसी तरह से अर्बन इकोलॉजी के अभ्यास के भागरूप हम अलग अलग विद्वान से दी हुई विकसित थियोरियों का अभ्यास करते हैं। उसमें हम बर्गेस, हॉयट, हैरिस, उलमैन, इन सब का अभ्यास महत्वपूर्ण है। कोई शहर औद्योगिक विकास के आधार पर विकसित होता है, कोई रिलीजियस होता है, कोई टूरिज्म के आधार पर विकसित होता है, कोई वहीवट के आधार पर विकसित आयोजित शहर होता है। उस तरह से सभी शहरों की भी इकोलॉजी में भिन्नताएं नजर आती है। इकोलॉजिकल कंसेप्ट के भागरूप हम इन्वेंशन, ऑक्यूपेशन और एक्सपेंशन का अभ्यास करते हैं, जबकि ये पारिस्थितिकीय नियमों के भागरूप हम माइग्रेशन, कोऑपरेशन, कंपटीशन, डोमिनेंस, डिपेंडेंस, सिम्बायोसिस, इन सभी कंसेप्ट को साथ रख के समाज और समाज रचना का अभ्यास करने का प्रयास करते हैं। कोई भी समाज में ये जरूरी है और समाज उन्हीं के आधार पर वर्तमान स्थिति स्थापित कर सकता है, किया हुआ है। भौतिक शास्त्र विषय का अभ्यास और उनमें समाविष्ट कई ऐसी विभावना है, वो सीधे रूप से समाज और समाज विज्ञानों के साथ जुड़े हुए नहीं है, परंतु उसमें कुछ बदलाव और परिवर्तन के भागरूप हम उन विभावनाओं का अभ्यास समाज विज्ञानों के रूप में कर सकते हैं, मानव विज्ञान के रूप में कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं एट्रैक्शन, वो फिजिक्स का लॉ है, परंतु सोशल एट्रैक्शन सामाजिक भूगोल और समाज विज्ञान के महत्वपूर्ण विभावनाओं में से एक है। समाज में कुछ वर्ग, कुछ लोग, कुछ स्थल और कुछ प्रदेश का आकर्षण और आकर्षण के विषय अलग अलग होते हैं और महत्वपूर्ण होते हैं। उसमें हम एक प्रदेश की अन्य प्रदेश के साथ, एक समाज के अन्य समाज के साथ तुलना करके अभ्यास करते हैं। डिस्टेंस डीके लॉ, उसका अभ्यास हम सामाजिक संबंध, सोशल रिलेशन को समझने के लिए करते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं दो स्थान के बीच जितनी दूरी कम, उतनी उन दोनों स्थान के बीच अंतरक्रिया, या तो उन दोनों स्थान में बसने वाले लोग या व्यक्ति के बीच की अंतरक्रिया ज्यादा होती है। और उसके सामने दो स्थानों के बीच जब दूरी ज्यादा होती है, तब उन दो स्थान और उनमें बसने वाले लोगों की अंतरक्रिया कम होती है। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई एक हमारा रिलेटिव है जो हमारे पास के एरिया में ही रहता है, पास की सोसाइटी में रहता है, उसकी तुलना में कोई एक है जो दूसरे शहर काफी दूर बसवाट करता है, तो हमारे नजदीक के संबंध एक से ज्यादा और ज्यादा समय के लिए अंतरक्रिया नजदीक के रिलेटिव के साथ ज्यादा होती है। और उस तरह से जिन दो प्लेस के बीच डिस्टेंस कम, उनके बीच अंतरक्रिया ज्यादा, और जहाँ पे अंतरक्रिया ज्यादा वहां पे क्लोज रिलेशन स्थापित होता है। और उसके सामने जिन दो प्लेस के बीच दूरी ज्यादा, वहां पे अंतर ज्यादा, और अंतर ज्यादा तो अंतरक्रिया कम, और अंतरक्रिया कम तो संबंध फेर बनते हैं। उसके बाद हम ग्रेविएशन की बात करते हैं। ग्रेविएशन का संबंध सामाजिक अभ्यासों में माइग्रेशन के साथ लिया जाता है। जो दो स्थान के बीच दूरी कम होती है, उन स्थानों से सेवा, सर्विस ज्यादा मिलती है और ज्यादा लेने का बनता है। जैसे कि हम बात करें कोई बड़े शहर
में सबसे ज्यादा अलग अलग प्रकार की सेवाएं आसपास के उपनगरों में बसने वाले लोगों के थ्रू पूरी की जाती है, ली जाती है। उसके बाद एक्शन रिएक्शन, क्रिया और प्रतिक्रिया। ये वैसे एक्शन रिएक्शन भौतिक शास्त्र में न्यूटन का नियम है, बट यहाँ पे सामाजिक विज्ञानों में उसको क्रिया प्रतिक्रिया के रूप, सोशल इंटरेक्शन और उसके भाग रूप जो प्रतिक्रिया प्राप्त होती है उनके अभ्यासों के लिए किया जाता है। जैसे कि हम किसी के सामने गुस्से से बात करते हैं तो वह व्यक्ति भी हमारे सामने उससे डबल गुस्से से बात करेगा। हम किसी के सामने नम्र से बात करते हैं तो वो हमारे सामने भी नम्र से पेश आता है। तो इस तरह से सामाजिक विज्ञानों क्रिया प्रतिक्रिया का अभ्यास आंतरक्रिया और संबंध के स्वरूप समझने के लिए किया जाता है। लेवल की हम बात करते हैं तब वाटर एलवाइज मेंटेन्स हिज लेवल, उसमें उस साइंस को समझना अलग एक बात है, जबकि समाज में सामाजिक स्तर के रूप में लेवल का अभ्यास किया जाता है। अलग अलग जोत व्यक्ति समुदाय और वर्ग के बीच जो समकक्ष है उनके बीच आंतरक्रिया ज्यादा होती है। बहुत ही कम ऐसा बनता है कि उच्च वर्ग व्यक्ति के रिलेशन निम्न वर्ग के लोगों के साथ ज्यादा हो, और इस तरह से आंतरक्रिया और संबंध के स्वरूप समझने में ये सोशल लेवल विभावना का हम अभ्यास करते हैं। प्लानिंग वो पूर्ण रूप से विज्ञान का विषय है, उसमें भूगोल विषय और अन्य सामाजिक विज्ञानों की हम बात करते हैं तब उसमें फिजिकल प्लानिंग के साथ सोशल प्लानिंग का अभ्यास किया जाता है। फिजिकल प्लानिंग के भाग रूप लैंड यूज, ट्रांसपोर्टेशन, रीजनल हाउसिंग पैटर्न और सेटलमेंट, इन सब के भाग रूप फिजिकल प्लानिंग को ध्यान में लिया जाता है। जबकि सामाजिक प्लानिंग के भाग ट्राइबल प्लान, एजुकेशन, हेल्थ, ऐसे कई विषयों में अलग अलग प्रकार की योजनाएं, कार्यक्रम और परिवर्तन और बदलाव के उद्देश्य से उसका अभ्यास सामाजिक विज्ञानों में किया जाता है। किसी भी विषय में उस विषय का विकास एवं व्याप उस विषय के तात्विक विचार और आधार से होता है। उनके द्वारा अभ्यास के नए नए मुद्दे एवं संशोधन के लिए मार्ग प्राप्त होते हैं। भूगोल विषय में भी एक से ज्यादा तात्विक आधार महत्वपूर्ण हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे और जो अलग अलग सामाजिक विज्ञानों में भी अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण हैं। हम सब जानते हैं उस तरह से संशोधन वो किसी भी प्राकृतिक और मानवीय घटना के बारे में ज्ञान प्राप्त करने की एक प्रक्रिया एवं साधन। आज के आधुनिक समय में तीव्र सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी परिवर्तन जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में नई खोज, आविष्कार और निष्कर्षों के कारण और प्रभावक हैं। तीव्र सामाजिक बदलाव और परिवर्तन के कारण ही ये सब संशोधन की अनिवार्यता बनती है। समाज में और क्षेत्र में संशोधन दो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक, ज्ञान की सामान्य निधि में वो योगदान भी करता है और समाज की कई जटिल समस्याओं को हल करने में मदद भी करता है। हम जब फिलोसॉफिकल थॉट की बात करते हैं तो उसमें मुख्य तीन, पॉजिटिविज्म, ह्यूमनिज्म एंड स्ट्रक्चरलिज्म को समझते हैं। ऑगस्ट कॉम्ट के द्वारा विकसित 1960 में प्रस्तावित पॉजिटिविज्म के आधार पर विज्ञान के विषयों का विकास होगा, जिनमें वस्तुएं पर्यवेक्षकों से स्वतंत्र रूप से मौजूद है उस तथ्य पर भार दिया गया है। प्रत्यक्षवाद में जो दिख रहा है वही सही है, पर्यवेक्षक देखे या ना देखे वो उपस्थित होता है। यानी कि प्रत्यक्षवाद वस्तु और पदार्थ को प्रभावित मानता है, ऑब्जेक्टिविटी पर भार देता है। किसी भी वस्तु या पदार्थ को प्रयोग के द्वारा साबित करना यानी कि प्रत्यक्षवाद। जो वास्तविक उपस्थिति में मौजूद है वो
प्रत्यक्षवाद के लिए महत्वपूर्ण है। द्वितीय 1980 में ले नामक विद्वान ने ह्यूमनिज्म को स्थापित किए। मानवतावाद में वस्तु और पदार्थ से ज्यादा मानव एवं मानव की विचारसरणी और कल्पनाएं ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये व्यक्तिलक्षी है, व्यक्ति को ज्यादा महत्व दिया जाता है। व्यक्ति के विचार, उनकी कुशलता, कार्यशैली एवं दृष्टिकोण को महत्व दिया जाता है। मनुष्य अपनी अंतर्क्रिया से समाज की जटिलता को निर्धारित करता है। ये सब्जेक्टिव है। तीसरे नंबर पर स्ट्रक्चरलिज्म। कीट और यूरी ने 1975 में इनको स्थापित किया। संरचना में संबंधों की प्रणाली शामिल होती है जो देखने योग्य सामाजिक संबंधों और पैटर्नों के सेट के अंतर्गत आती है। संरचनावाद में रचना एवं पैटर्न दोनों को महत्व दिया जाता है। दोनों से जुड़ी हुई परिस्थिति का अभ्यास किया जाता है। जो पैटर्न के रूप में दिख रहा है वो भी महत्वपूर्ण है और उसके साथ उनके कारण रूप प्रक्रिया जो नहीं दिख रही है वो भी अभ्यास का भाग है और उस पर भार दिया जाता है। पैटर्न के आधार पर प्रक्रियाओं को शोधने का प्रयत्न किया जाता है। किसी भी प्रश्न या समस्या के मूल में जाके उनके समाधान ढूंढने की कोशिश स्ट्रक्चरलिज्म के आधार पर की जाती है। मानवतावाद से जुड़े हुए और 3 उपविचारों को हम समझते हैं तो उसमें आइडियलिज्म, फेनोमेनलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म समाविष्ट है। डिल्थी एवं कॉलिंगवुड के प्रयासों से स्थापित आदर्शवाद आदर्श रूप से गठन करना मुख्य उद्देश्य है। सामाजिक अभ्यासों में आदर्श गांव, आदर्श शहर, आदर्श मकान, आदर्श परिवार, इन सभी विभावनाओं का अभ्यास होता है। सरकार और तंत्र के द्वारा अलग अलग प्रकार की योजनाएं और सहाय के माध्यम से किसी भी प्रकार की सुविधाओं को समाज के लिए आदर्श रूप में रखा जाता है जो सबके लिए एक समान होता है, जो लोगों की विचार और आवश्यकता के अनुसार होता है। समय, स्थल, व्यक्ति एवं प्रदेश के आधार पर आदर्श की व्याख्या अलग अलग होती है और उसमें परिवर्तन आता रहता है। हसरेल एंड रुलेफ द्वारा स्थापित फेनोमेनलिज्म कोई भी वस्तु या परिस्थिति होने का तरीका अनुभव के रूप में जीवित दुनिया का व्यक्तिपरक वर्णन पर भार देता है। जीवंत दुनिया में वास्तविक परिस्थिति का व्यक्ति रूप से जो वर्णन किया जाता है वो महत्वपूर्ण होता है। सब्जेक्ट द डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग वर्ल्ड, उनको वे ऑफ बीइंग भी कहते हैं, यानी कि जो है उसी तरह से उनको प्रस्तुत करना। जो अनुभव किया जाता है, जो वास्तविक रूप से दिख रहा है, उसी तरह से प्रस्तुत करना वो मुख्य उद्देश्य है। फॉर एग्जाम्पल, शहरों में हम अलग अलग औद्योगिक और वसवाटों, गंदे वसवाटे का अभ्यास जो करते हैं, उनमें प्रश्नावली के माध्यम से जो भी परिस्थिति निर्मित हुई है उससे संबंधित आंकड़े एवं माहिती प्राप्त करते हैं, एकत्रित करते हैं। जीन पॉल सार्ट्रे के प्रयासों से स्थापित अस्तित्ववाद में
जो वास्तव में दिख रहा है वो निजी परिस्थिति में नहीं है और हकीकत में क्या है उसको अस्तित्ववाद के साथ ढूंढा जा सकता है। वास्तव की तुलना में हकीकत में जो है उस पर ज़्यादा महत्व दिया जाता है। अभ्यास में अलग अलग समस्याओं के कारण के समाधान के रूप में क्या जरूरी है ये अस्तित्ववाद की सहाय से ढूंढ सकते हैं। अस्तित्ववाद विचार की अमूर्त प्रणालियों के खिलाफ प्रतिक्रिया के रूप में विकसित है, इसलिए व्यक्तिपरक परिप्रेक्ष्य को भौतिक अस्तित्व में एक दृढ़ आधार के साथ जोड़ता है। कोई भी समस्या के समाधान के रूप में निजी परिस्थिति में क्या है वो जानने का प्रयास अस्तित्ववाद के आधार से किया जा सकता है। सामाजिक विज्ञान से संबंधित सभी विषयों के विकास एवं व्याप का आधार उस विषय में समाविष्ट अलग अलग विभावनाएं, पद्धतियां, नियम, सिद्धांतें और अभिगमों के साथ जुड़ा हुआ होता है, जिनके कारण विषय का विकास भी होता है और विषय में अभ्यास के नए दृष्टिकोण प्राप्त होते हैं। भूगोल में भी ऐसे एक से ज्यादा अभिगमों का अभ्यास किया जाता है जिनका महत्व संशोधन और विकास से संबंधित है। फ्रांसिस ब्लाचे ने मानव पर्यावरणीय संबंधों और क्षेत्रों एवं जीवन के विशिष्ट तरीकों को आकार देने में सामाजिक एवं सांस्कृतिक तत्वों के महत्व पर भार दिया। 1930 में डेवोन पेरिस ने समाज और भौतिक वातावरण के बीच स्थायी स्थापित करने पर जोर दिया, जिनको हम थियरी ऑफ एडजस्टमेंट समायोजन सिद्धांत के रूप में जानते हैं। प्राचीन मानव से आधुनिक मानव की वृद्धि एवं विकास में मानव ने पर्यावरण के साथ नित्य एवं सक्रिय अंतरक्रिया के माध्यम से अलग अलग क्षेत्रों में सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रदेशों और वस्तुओं का निर्माण किया है, जिनमें भौगोलिक एवं प्राकृतिक संसाधन का उपयोग और सहारा लेकर विकास पूर्ण हुआ है। समय के साथ मानव पर्यावरण की अवधारणा में भी बदलाव आया है, जैसे कि एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म टू स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म टू पॉसिबिलिज्म टू प्रोबेबिलिज्म एंड प्रोबेबिलिज्म टू एक्सपेंशनलिज्म, और अंत में एक्सपेंशनलिज्म के कारण टेक्नोसेंट्रिक मैन तक के विकास एवं सफर में मानव ने पर्यावरण का सहारा लिया है और उसमें बदलाव किया है। अलग अलग भौगोलिक परिस्थिति और प्रदेशों में स्थानिक प्रादेशिक विशिष्टताओं का विशेष प्रभाव रहता है और इसी कारण के परिणाम स्वरूप ट्राइबल, रूरल एवं अर्बन सोसाइटी में सांस्कृतिक विकास में भिन्नता नजर आती है। ट्राइबल सोसाइटी पर्यावरण के अधीन और उनकी तुलना में शहरी समाज पर्यावरण को खुद की अनुकूलता के आधार पर बदलता है। फिर भी पर्यावरण की विशिष्ट असर उस प्रदेश और समाज जीवन पर रहती है, जिनके कारण अलग अलग प्रदेश में विकसित सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रों में उनकी खान पान, पहरवेश और आवास में तफावत नजर आता है। जो तफावत और भिन्नता पर्यावरण के प्रभाव के कारण बनता है। इस रूप में सभी सामाजिक विज्ञान संशोधन के अभ्यास के मुद्दों में पर्यावरण की मानव जीवन और संस्कृति पर जो असरकारकता और प्रभावकता है उसको ध्यान में लेना चाहिए। वर्तणुक अभिगम या व्यवहारिक दृष्टिकोण मनोविज्ञान विषय से नजदीक से जुड़ा हुआ है। ब्रिटिश और अमेरिकन जियोग्राफर फ्रेडरिक गेडिस, पीटर गोल्ड, लोवेंथल, लेंच एंड यूहू तुहान
के द्वारा स्थापित निष्णांतों ने व्यक्ति एवं प्रदेश के एटीट्यूड और बिहेवियर के अभ्यास को ज्यादा जोर दिया है। सभी समाज एवं प्रदेश की उनकी स्थानिक विशिष्टता एवं पहचान के आधार पर उन प्रदेश के एटीट्यूड एवं बिहेवियर तय होते हैं। प्रोफेशनल विषयों में ग्राहक एवं व्यापारी के वलन एवं वर्तणुक का अभ्यास किया जाता है। सामाजिक विज्ञानों में व्यक्ति के एटीट्यूड और बिहेवियर को नियंत्रित करने वाले महत्वपूर्ण घटकों में कुटुंब, सामाजिक संस्थाएं एवं सोशल ग्रुप की भूमिका असरकारक होती है। व्यक्ति न्यूक्लियर या जॉइंट फैमिली से है, उसके आधार पर उनके सामाजिकरण बनता है। अलग अलग सामाजिक धार्मिक प्रवृत्तियों से जुड़े हुए संस्था है, उनकी प्रवृत्तियां, प्रवचन, व्याख्यान और उनके द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की असर व्यक्ति के विचार एवं व्यक्तित्व को असरकारक रूप से प्रभावित करता है। समाज में अलग अलग कार्य एवं उद्देश्यों के आधार पर निर्मित जुट, जैसे कि व्यवसाय से जुड़े हुए जुट, शिक्षण से जुड़े हुए जुट, धार्मिक, राजकीय, सांस्कृतिक, आर्थिक, मनोरंजक प्रवृत्तियों के साथ जुड़े हुए जुट और इन जूथों में शामिल सभी सभ्य का एटीट्यूड और बिहेवियर इन जूथों के नियम और कार्य पद्धति के आधार पर नियंत्रित रहते हैं और उनका प्रभाव भी व्यक्ति के एटीट्यूड और बिहेवियर पर नजर आता है। इसके अलावा सामाजिक गोल में व्यक्ति एवं समाज के एटीट्यूड और बिहेवियर का अभ्यास जगह को साथ रखते हुए किया जाता है, जिनमें अलग अलग 3 प्रकार की जगहों में व्यक्ति का एटीट्यूड और बिहेवियर में आने वाला बदलाव एवं परिवर्तन को अभ्यास में सूक्ष्म रूप में देखा जाता है। जैसे कि ऑर्गेनिक स्पेस में व्यक्ति का बिहेवियर अलग होता है। व्यक्ति का नेटिव प्लेस, उनका गांव और जहाँ पे उनका बचपन गुजरा है, वो जगह पर जब भी वो पूरी लाइफ में जाता है, तब उन जगह में रहने वाले लोग और उन जगह पर उनका एटीट्यूड और बिहेवियर उनकी वास्तविक पर्सनालिटी से अलग रहकर रहता है। यानी कि ऑर्गेनिक स्पेस का काफी प्रभाव व्यक्ति के एटीट्यूड और बिहेवियर पर जीवन पर्यंत रहता है। सेकंड इज परसेप्चुअल स्पेस। व्यक्ति जीवन में अलग अलग क्षेत्र और जगहों का अनुभव करता है। वो जगह का अनुभव व्यक्ति को अनुभूति के रूप में प्राप्त होता है और जब भी आगे चलकर उस जगह का दूसरी बार उपयोग वो करता है, तब उनका अनुभव के आधार पर एटीट्यूड और बिहेवियर अलग होता है। तो इस तरह से कोई भी जगह और क्षेत्र के अनुभव का असर व्यक्ति के वर्तणुक पर क्या होता है, उनका अभ्यास भी महत्वपूर्ण बनता है। तीसरे नंबर पर हम सांकेतिक जगह यानी कि सिंबॉलिक स्पेस की बात करते हैं। शहरों में रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, बस स्टेशन हो या तो आम रास्ते पर लगे साइन बोर्ड के माध्यम से सभी लोग अपने जरूरत के हिसाब से निर्णय लेते हैं और बिहेव करते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि इन सभी सिंबॉलिक स्पेस पर व्यक्ति के वर्तणुक पर नियंत्रण सभी सूचनाएं और साइन बोर्ड का रहता है। शहरों में ट्रैफिक नियम पालन एवं संचालन और व्यवस्थापन में इस प्रकार के अभ्यास महत्वपूर्ण बनते हैं। शिकागो स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी के मानव पारिस्थितिकविदों ने मानव समाज में पारिस्थितिकी के सिद्धांतों को लागू किया। जीवित समुदायों के भीतर आंतरक्रिया और अनन्याश्रयता के अभ्यासों के लिए ये अभिगम महत्वपूर्ण है। हम सब जानते हैं कि प्राकृतिक
जैव सृष्टि में सभी जीवित समुदाय उनके आसपास के भौतिक पर्यावरण और परिसर के साथ अंतरक्रिया करता है और उसके अनुकूलन में वो आवास करता है। और इस तरह से हम अलग अलग प्रकार की इकोसिस्टम को भी जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैरीटाइम इकोसिस्टम, माउंटेन इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, प्लेटो रीजन इकोसिस्टम, वैली रीजन इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम और छोटे स्तर पर पॉन्ड इकोसिस्टम, फार्म इकोसिस्टम। तो इस तरह से सामाजिक विज्ञानों में अलग अलग प्रकार के घटक, चाहे वो वंशीय हो, धार्मिक हो, जातिगत हो, या तो भाषाकीय या सामाजिक सांस्कृतिक विशिष्टताओं के आधार पर अलग अलग प्रकार के सामाजिक सांस्कृतिक प्रदेशों का निर्माण हुआ है। हम गुजरात में बात करें या भारत में बात करें तो ये सभी विशिष्टताओं के आधार पर अलग अलग सूक्ष्म सामाजिक सांस्कृतिक प्रदेश और मध्यम और विश्व फलक पर बृहद स्तरीय सामाजिक सांस्कृतिक प्रदेशों का निर्माण हुआ है, जिन प्रदेशों में ये सभी विशिष्टताओं के आधार पर एक समानता नजर आती है। तो इस तरह से कोई भी राज्य और राष्ट्र में सामाजिक सांस्कृतिक प्रदेशों के आधार पर विशिष्ट पहचान बनाने वाले क्षेत्रों के अभ्यास में यह अभिगम महत्वपूर्ण बनता है। कल्याणकारी दृष्टिकोण यानी कि वेलफेयर अप्रोच। समाज में सामाजिक कल्याण, सामाजिक सुखाकारी, जीवन की गुणवत्ता, जीवन स्तर, सामाजिक न्याय और समानता के विशिष्ट मुद्दों को लेकर कई प्रकार के अध्ययन इस अभिगम के माध्यम से किए जाते हैं। इन सभी सामाजिक मुद्दों से संबंधित अभ्यासों में प्रमुख घटकों में पोषण, स्वास्थ्य, आवास, आय, अवकाश एवं मनोरंजन, सामाजिक सुरक्षा, सभी की उपलब्धता, वंचितता, समान वितरण, उनमें असमानता मुद्दों को ध्यान में रखकर अभ्यास किया जाता है। मुख्य फोकस इस बात पर रहता है कि किसे, कहाँ, क्या और खास करके कैसे और क्यों मिलता है। इन प्रश्नों के आधार पर परिस्थिति को समझने का और समाधान लाने का प्रयास किया जाता है। इसके अलावा भी सामाजिक विज्ञान और भूगोल विषय में कई प्रकार के दृष्टिकोण से अभ्यास किया जाता है, जिसमें खास तौर पर रीजनल, सिस्टेमेटिक, सिस्टम, कार्टोग्राफिक और क्वांटिटेटिव अप्रोचेस भी महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं भूगोल की ऐसी मुख्य विभावनाएं जो अन्य विषय के अभ्यासों में भी मददरूप और महत्वपूर्ण बनती हैं। प्रथम स्तर पर हम लोकेशन यानी कि भौगोलिक स्थान की बात करते हैं। कोई भी स्टडी एरिया में लोकेशन यानी कि भौगोलिक स्थान और उससे संबंधित प्रादेशिक और भौगोलिक विशिष्टताओं का अभ्यास महत्वपूर्ण है। भूगोल विषय में लोकेशन के संबंध में रिलेटिव और एब्सोल्यूट लोकेशन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लोकेशन, कोर एंड पेरिफेरी लोकेशन, लेफ्ट एंड राइट लोकेशन, फ्रंट और बिहाइंड लोकेशन थियरी का अभ्यास किया जाता है। इन सभी स्थानों का अभ्यास अलग अलग विषय के अनुरूप और संशोधन की जरूरत के हिसाब से किया जाता है। जैसे कि हम बात करें कोई भी प्रदेश के विकास, मांग, आर्थिक मूल्य, स्थानिक प्रदेश की समस्याएं और प्रश्न, कोई भी प्रदेश में पर्टिकुलर लोकेशन का इम्पोर्टेंस, वैल्यू और लाभ क्या है। इसके अलावा समाज में लोगों का माइंडसेट और कल्चर के आधार पर इन सभी लोकेशनों को देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम लैंड यूज, लैंड कवर की बात कोई शहरी क्षेत्र में करते हैं, तब हम सब जानते हैं उस तरह से कुछ एरिया
औद्योगिक रूप से विकसित होते हैं, कुछ एरिया आवास के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, कुछ एरिया पर विशिष्ट प्रकार की सेवाओं के लिए वो विकास होता है। उन सभी जगह और एरिया के इम्पोर्टेंस के आधार पर उन क्षेत्र में जगह की डिमांड बनती है। इसके साथ साथ इन सभी जगहों में कोई भी क्षेत्र में विशिष्ट लोकेशन के आधार पर उनकी डिमांड होती है। वो लोकेशन कौन से विशिष्ट प्रकार की सेवा और सहाय और इंफ्रास्ट्रक्चर के नजदीक आया हुआ है, वो लोकेशन केंद्र में है या बाहरी भाग में है, वो लेफ्ट साइड है या राइट साइड है, वो फ्रंट साइड है या बिहाइंड साइड है, वहाँ की लोकालिटी, सेटलमेंट, कल्चर किस रूप से है, इन सभी के आधार पर उस लोकेशन का वैल्यू और बेनिफिट तय होते हैं। इनका अभ्यास महत्वपूर्ण है। समाज में व्यक्ति और जुट एवं समाज के बीच के संबंध को समझने के लिए डिस्टेंस डिके लॉ से संबंधित डिस्टेंस विभावना का अभ्यास किया जाता है। सामाजिक आंतरक्रिया एवं संबंध के बीच पॉजिटिव रिलेशन है, यानी कि मोर इंटरेक्शन क्लोज रिलेशन। बट इनके साथ जब डिस्टेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर दिए हुए 3 कंसेप्ट को हम समझ सकते हैं कि कोई भी दो स्थान के बीच अगर डिस्टेंस नहीं है, कम डिस्टेंस है, तब उन दोनों स्थान में और दोनों स्थान के बीच ज़्यादा इंटरेक्शन होती है और क्लोज रिलेशन, नज़दीक के संबंध स्थापित होते हैं। बट उन दोनों स्थान के बीच ज़्यादा सोशल डिस्टेंस होता है और फिजिकल डिस्टेंस कम होता है, तब भी इंटरेक्शन कम होती है, और ज़्यादा फिजिकल डिस्टेंस होता है तब भी इंटरेक्शन कम होती है, और इन दोनों कारणों की वजह से संबंध दूर के बनते हैं, संबंध क्लोज नहीं होते हैं। इसके अलावा हम तीसरे कंसेप्ट की ओर जाके बात करें तो भौतिक निकटता अगर ज़्यादा है, मतलब कि ज्योग्राफिकल एरिया का जो एक्सपांसन है वो बहुत कम है, तब लोगों के बीच वो छोटे से एरिया में मोर इंटरेक्शन होती है और इनके कारण क्लोज रिलेशन बनते हैं। ये थियरी का अभ्यास हम सभी विषयों में ध्यान में ले सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण विभावना स्पेस। स्पेस को साथ रखते हुए हम अलग अलग दृष्टिकोण से अभ्यास कर सकते हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार की स्पेस में व्यक्ति, समाज, झूठ की आंतरक्रिया एवं संबंधों के स्वरूप को समझ सकते हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं थियोरेटिकल स्पेस, जिसमें ऑर्गेनिक स्पेस, परसेप्चुअल स्पेस और सिंबॉलिक स्पेस की बात आती है। हमने अभी थोड़ी देर में उसकी डिस्कशन किया। जैसे कि हम बात करते हैं कि व्यक्ति अलग अलग स्पेस में उनका बिहेवियर बदल जाता है, चाहे वो नज़दीक के व्यक्ति के साथ अंतरक्रिया कर रहा है या अननोन पर्सन के साथ अंतरक्रिया कर रहा है, वो अंतरक्रिया पर्टिकुलर वो स्पेस के नियंत्रण में रहकर करता है। इनकी डिस्कशन डिटेल में हमने की हुई है, तो सेकंड स्पेस, टाइप्स ऑफ स्पेस की और हम डिस्कशन करते हैं। सेकंड में आता है स्पाशियल स्पेस। स्पाशियल स्पेस यानी कि क्षेत्रीय जगह में, जिसमें 4 प्रकार की जगहों का अभ्यास होता है: इंटीमेट स्पेस, पर्सनल स्पेस, सोशल स्पेस एंड पब्लिक स्पेस। हम समाज में कोई भी रिलेशन की बात करें, जैसे कि हम पति पत्नी की बात करते हैं, ये संबंध पति पत्नी का होते हुए वो इंटीमेट स्पेस में, पर्सनल स्पेस में और सोशल एंड पब्लिक गैदरिंग में उनका इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ अलग अलग होता है। एक और एग्जांपल लेकर हम बात करें तो हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ हमारे घर में, हमारे बैठक रूम या बेडरूम में हम जब उनके साथ अंतरक्रिया करते हैं तो उनके लिए अलग अलग मीडियम्स के आधार पर कुछ प्रकार की छूट लेते हुए हम उनके साथ अंतरक्रिया करते हैं।
बट उसके सामने हम अपने मित्र वर्तुल के कोई सभ्य के साथ अपने ही घर में उस प्रकार से आंतरक्रिया नहीं करते हैं। हम हमारे मित्र के साथ घर में कुछ ऐसी स्पेस होती है, जैसे कि हम बेडरूम की बात करें, किचन की बात करें, तो वहां पे जाके कुछ ही संबंध से जुड़े हुए लोग आंतरक्रिया करेंगे। ज्यादातर सभी हमारे पहचान के मित्र मात्र बैठक रूम तक ही आंतरक्रिया करने के लिए सीमित रहते हैं। बट जब हम कोई सोशल प्रोग्राम और गैदरिंग में मिलते हैं, तब हम जो आंतरक्रिया करते हैं उनका समय और उनके माध्यम के आधार पर आंतरक्रिया का स्वरूप अलग होता है। और पब्लिक स्पेस में जब हम मिलते हैं तो वही व्यक्ति और रिलेटिव के साथ हम अलग रूप से, माध्यम से और समय के लिए आंतरक्रिया करते हैं। इसके अलावा अलग अलग प्रकार की व्यवस्था के भाग रूप हम अलग अलग स्पेस का भी अभ्यास करते हैं। जैसे कि हम बात करें कि बस में, सिनेमा हॉल में और कोई विशिष्ट प्रकार की बैठक और हॉल में एल्बो स्पेस रखी जाती है, लेग रूम स्पेस रखी जाती है। सिटी के अंदर चलने वाली सिटी बस में कभी लेग रूम स्पेस नहीं होगी, बट दो दूर सिटी के बीच चलने वाली बस में आप देखोगे तो पुश बैक सीट भी होंगी और साथ में लेग रूम के लिए भी पर्टिकुलर स्पेस होगी। उस तरह से व्यक्ति के एज के आधार पर भी एवं कितने समय के लिए वो स्पेस का उपयोग करना है उसके आधार पर भी स्पेस तय होती है। जैसे कि मैंने अभी बताया, दो बड़े सिटी जो लंबी दूरी पर आए हुए हैं उनके बीच चलने वाली बस में पुशबैक सीट होगी, कंफर्टेबल सीट होगी, और उसके सामने दो नजदीक के सिटी में चलने वाली बस में स्टैंडिंग नॉर्मल सीट आपको दिखने को मिलेगी, उसमें एल्बो स्पेस भी नहीं होगी। इसके अलावा हम साइबर स्पेस की बात कर सकते हैं, जैसे कि हम अलग अलग प्रकार के सोशल, इकोनॉमिक और कॉमर्शियल और पॉलिटिकल एस्पेक्ट से सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। आज से 10 साल 20 साल पहले इसका उपयोग बहुत ही कम था। आज इनका उपयोग अलग अलग उद्देश्यों के लिए किया जाता है। पॉलिटिक्स में पॉलिटिशियन प्रचार प्रसार के लिए इसका उपयोग करते हैं। अलग अलग कंपनियां और ब्रांड से जुड़े हुए लोग एडवर्टाइजमेंट के लिए इसका उपयोग करते हैं। हम पूर्ण रूप से देखते हैं तो वर्तमान समय में यह सोशल मीडिया का उपयोग मात्र सोशल कनेक्टिविटी नहीं है, बट आर्थिक रूप से इसका उपयोग ज्यादा महत्वपूर्ण बन गया है। इसके अलावा हम फिजिकल स्पेस की बात करें कि नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से सभी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर या कंस्ट्रक्शन हो या कॉमर्शियल कंस्ट्रक्शन हो, इनमें उपयोग में लिए जाने वाले साधन, पद्धति और अलग अलग प्रकार के इक्विपमेंट एवं क्षेत्रों में उपयोग बदल गया है। ये सभी का उपयोग हम सामाजिक मुद्दे जैसे नॉर्म्स, वैल्यू, सोशलाइजेशन, हैप्पीनेस, स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, फैमिली एंड एक्टिविटी, नेचर ऑफ क्राइम एंड प्रॉब्लम इन सोसाइटी, नेचर ऑफ सोशल इंटरेक्शन एंड रिलेशन, इनके अभ्यासों के लिए ये सभी स्पेस को केंद्र में रखकर अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद हम स्पाशियल ऑर्गेनाइजेशन महत्वपूर्ण विभावना का अभ्यास करते हैं, जिसमें क्षेत्रीय गठबंधन का प्रभाव आंतरक्रिया एवं संबंध पर क्या होता है। जहाँ पे सोशियोपेटल टाइप का अरेंजमेंट है वहाँ पे इंटरेक्शन ज्यादा होती है, क्लोज रिलेशन बनते हैं और सोसाइटी के लिए वो फेवर बनता है। जबकि सोशियोफ्यूगल अरेंजमेंट में नो इंटरेक्शन, फेयर रिलेशन और अपोज इन सोसाइटी। परंतु कभी कभी सोशियोफ्यूगल टाइप का अरेंजमेंट हमारी व्यवस्था का भाग भी बनता है। जैसे कि हम परीक्षा खंड की बात करें, लाइब्रेरी के अरेंजमेंट की बात करें, तो वहाँ पे सोशियोफ्यूगल टाइप का अरेंजमेंट जरूरी होता है और उनमें इंटरेक्शन ना हो वो महत्वपूर्ण उद्देश्य बनता है। इनका अभ्यास इंटीरियर और आउटर डिजाइन ऑफ हाउस, बिजनेस सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड एजुकेशन सेक्टर के भाग रूप किया जाता है।
खास करके अलग अलग प्रकार के कल्चरल लैंडस्केप जो डेवलप होते हैं माउंटेन एरिया में, प्लेन रीजन में, हिली रीजन में, कोस्ट रीजन में, वैली रीजन में, उनमें भी इनका प्रदेश की भौगोलिक विशिष्टताओं का असर उन क्षेत्र में रहने वाले लोगों के संबंधों पर देख पाते हैं। भूगोल विषय में प्रदेश की विभावना का अभ्यास किया जाता है। भौगोलिक एवं प्राकृतिक विशिष्टताओं का उन प्रदेश में विकसित सामाजिक सांस्कृतिक प्रदेश पर क्या असर होती है, उसके संबंध में रहकर अभ्यास किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए भारत में जो भी अलग अलग प्रकार के यहाँ पे दिखाए हुए 47 सोशियो कल्चरल रीजन जो अलग अलग प्रकार की सांस्कृतिक एवं सामाजिक विशिष्टताओं के कारण अलग पहचान बनाए हुए हैं, उनका अभ्यास हम भूगोल विषय में करते हैं। इन प्रदेशों से संबंधित अन्य विषयों में जब अभ्यास किया जाता है तब ये अलग अलग प्रकार की विभिन्नता और उनकी विशिष्ट पहचान को ध्यान में रखकर अभ्यास किया जाए, उसमें प्रादेशिक विशिष्टताओं की असर को भी तथ्यों के साथ जोड़ सकते हैं। इसके अलावा कोर एंड पेरिफेरी कंसेप्ट का अभ्यास पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, अलग अलग प्रकार की शहरी आर्थिक प्रवृत्तियां और व्यवसायिक संरचना को समझने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी का वितरण और उनमें उनकी विकास और समानता समझने के लिए, सेटलमेंट पैटर्न को समझने के लिए एंड प्राइस एंड वैल्यू पैटर्न को शहरी समाज में समझने के लिए ये विभावना महत्वपूर्ण बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल, हम अहमदाबाद के केंद्र विस्तार से हम बाहरी उपनगर यानी कि भोपाल, सिलज उन क्षेत्र की ओर जाते हैं तो किस तरह से पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, व्यवसायिक संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, सेटलमेंट का पूर्ण रूप से पैटर्न बदलता नजर आता है। तो ये अभ्यास के लिए हम इन कोर एंड पेरिफेरी कंसेप्ट को केंद्र में रखकर अभ्यास करें तो ये स्थान विशिष्टता की असर का प्रभाव समझ सकते हैं। एक महत्वपूर्ण विभावना क्षेत्रीय मोबिलिटी, स्पाशियल मोबिलिटी, जो नगर और शहर लार्ज एरिया में बसा हुआ है उन क्षेत्र में फिजिकल मोबिलिटी ज्यादा होती है और फिजिकल मोबिलिटी ज्यादा होने के कारण व्यक्ति को व्यक्तिगत संबंध निभाने के लिए बहुत कम समय मिलता है और इस कारण की वजह से इंटरेक्शन कम होती है और इन्हीं कारण की वजह से बड़े शहरों में जो संबंध होते हैं वो फैर बनते हैं। जितना शहर छोटा, उनका एरिया छोटा, उतना उन शहर में सामाजिक अंतरक्रिया ज्यादा और संबंध क्लोज होते हैं। इसका अभ्यास सोशलाइजेशन प्रोसेस, मूल्य, नियम, व्यक्ति के विचार और विचारसरणी के रूप में किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं टेरिटोरियल इंस्टिंक्ट, क्षेत्रीय लागणी, आत्मीयता। हमारे प्रथम व्यवसाय, प्रथम वसवाट या तो हमारा जन्म स्थल, हमारा कर्म भूमि, इनके साथ लगाव रहता है, आत्मीयता रहती है और उन क्षेत्र, प्रदेश, राज्य या देश के साथ जो बिलोंगिंगनेस होता है उसके कारण उस प्रदेश के लोग, उस प्रदेश में हमारा इंटीग्रिटी ज्यादा होता है, उनके साथ इंटरेक्शन ज्यादा होते हैं और उनके साथ संबंध जल्दी निर्मित होते हैं, क्लोज बनते हैं। जैसे कि हम विदेश में रहते हैं और वहां पे हमें कोई भारतीय मिलता है, कोई गुजराती मिलता है तो उनके साथ हमारी आत्मीयता और नजदीक से और क्लोज बनती है और कोई भी पहचान ना होते हुए हम भारतीयता के नाते उनके साथ अंतरक्रिया करते हैं। हमारे घर ले जाकर भी हम उनका केयर करते हैं। तो इनका कारण है बिलोंगिंगनेस, जो प्रदेश के साथ भी होती है, क्षेत्र के साथ भी होती है, गांव के साथ भी होती है, संस्था के साथ भी होती है, राज्य और देश के साथ भी होती है। इनके अलावा कई प्रकार की विभावनाएं, लैंड यूज लैंड कवर मॉडल, मॉडल ऑफ एकोमोडेशन, एसिमिलेशन एंड सेग्रीगेशन, सेक्टर थियरी ऑफ अर्बन एरिया, इनका अभ्यास भी भूगोल में महत्वपूर्ण विभावना के रूप में किया जाता है। इसके अलावा भूगोल विषय का उपयोग और भूगोल मैपिंग एप्लीकेशन का उपयोग आप सभी विषयों में आप कैसे कर सकते हो। सभी विषयों में आप
अपने संशोधन के स्टडी एरिया मैप बनाने के लिए, एरिया वाइज डाटा डिस्ट्रीब्यूशन मैप बनाने के लिए, लोकेशन मैप बनाने के लिए, टाइम सीरीज डेटा मैप एनालिसिस के लिए, सभी विषयों में इन कंसेप्ट से मैपिंग का उपयोग किया जा सकता है। विषय के आधार पर देखें तो हिस्ट्री में रूट मैप, चेंजिंग स्ट्रक्चर एंड पैटर्न मैप, इकोनॉमिक्स में फ्लो मैप, कॉस्ट इफेक्टिव रूट मैप, पोटेंशियल डेवलपमेंट मैप, इंडस्ट्रियल लोकलाइजेशन मैप, पॉलिटिकल साइंस में वोटिंग पैटर्न मैप, टेम्पोरल चेंजेस मैप, प्रीवियस प्रेजेंट रिजल्ट एनालिसिस मैप, सोशियोलॉजी में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन मैप, सोशियो कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स मैप, साइकोलॉजी में स्केल बेस्ड रिजल्ट एनालिसिस मैप, एंथ्रोपोलॉजी में माइग्रेशन चेंजिंग पैटर्न मैप, ह्यूमन रेसिस डिस्ट्रीब्यूशन मैप, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन मैप, लॉ विषय में हीट मैप, क्राइम फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड बेस्ड एनालिसिस मैप, क्राइम पैटर्न बेस्ड मैप, लाइब्रेरी साइंस में हीट मैप, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन मैप, और जैसा मैंने बताया कॉमर्स डिसिप्लिन्स और साइंस डिसिप्लिन्स में जो कॉमन स्टडी एरिया, सैंपल सिलेक्शन, इन सभी के लिए मैप्स का उपयोग किया जा सकता है। मैप्स डिजाइन, मैप क्रिएशन, ये सब भूगोल विषय का विषय है और उसमें जीआईएस एक महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है। उसके उपयोग के माध्यम से आप अपने विषयों में ये सभी प्रकार की मैपिंग और मैप्स के उपयोग कर सकते हो और अपने रिसर्च को और प्रभावी एवं गुणवत्ता युक्त बना सकते हो। I am Dr. Mahesh Patel, UGC Human Research Development Center of Gujarat University, for giving me an opportunity to connect with you and deliver my session Understanding Nature and Society through Geographical Concept and Philosophical Approaches. I thank Professor Dr. Jagdish Joshi, Professor and Director of UGC HRDC of Gujarat University, and I thank Dr. Hindut Parwad sir, coordinator, refresher course of quality in higher education, and I thank to all participants. Thank you so much.